आज बात करेंगे सेट नंबर 40 की। आज जो टॉपिक हमने सेट नंबर 39 में स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री, उसी को आगे बढ़ाना है। तो वहां पर यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा गया है। तो सेट नंबर 40 में जो प्रश्न है वो भी यूरोपीय कंपनियों से ही हैं, और यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बाद जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, जो क्षेत्रीय राजतंत्र थे या नवाब आदि थे, उनके साथ उनके जो मतभेद हैं या जो भी संघर्ष आदि हैं, वो भी प्रश्न यहाँ पर है। क्योंकि चैप्टर वाइज नहीं लिया गया है, टॉपिक वाइज लिया गया है, इसलिए यहाँ से जो टॉपिक है हमारे वो सीधे एक पूरे नंबर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अंग्रेजी शासनकाल। इसकी व्याख्या हमने कल ही कर दी थी, तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसकी व्याख्या में भी इसके आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो मैंने सेट नंबर 39 में अफीम के संदर्भ में आपको बताया था, अफीम की खेती भारत में कहां से आई थी। अफीम की खेती जो है भारत में एशिया माइनर से आई थी। तो एशिया माइनर से जब अफीम भारत में आई, तो उसके बाद भारत के किस क्षेत्र में अफीम का उत्पादन किया गया। क्योंकि अफीम जो है ये व्यापार का और लाभ का बहुत बड़ा एक तरह से वस्तु थी, जिसका उत्पादन करके और पड़ोसी देशों में इसकी बिक्री करके जो यूरोपीय कंपनियां थी वो बहुत बड़ा मुनाफा कमाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेजी शासनकाल में, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, उस समय भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां अफीम का उत्पादन किया जाता था और वह उसके लिए प्रसिद्ध था। ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात और डी असम। तो सही उत्तर होगा ए बिहार, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह अंग्रेजी शासनकाल में अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और यहां से अफीम का उत्पादन करने के बाद अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा चीन में इसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। और इसी मुद्दे को लेकर के जो अंग्रेज है, ब्रिटिश और चीन है, इनके बीच में अफीम युद्ध हुए हैं, जिसके बारे में भी पीछे हमने चर्चा की है। ठीक है, अफीम की खेती जो है मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी जो बिहार है वहां पर होती थी। पूर्वी और दक्षिणी बिहार में जैसे कटिहार है, पूर्णिया है, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, गया, जमुई, ये आदि जो क्षेत्र हैं बिहार के आसपास, ये अफीम के उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। और जो अफीम और दूसरा जो था शोरा, ठीक है, शोरा किससे निकलता था? शोरा चीन से, चीनी के निर्माण में शोरा निकलता था। तो अफीम और शोरे का जो उत्पादन था, इस पर आरंभ में डचों का एकाधिकार था। जो डच थे ना भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो डचों ने अफीम और शोरे के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। और पीछे हम बता चुके कि डचों को ज्यादातर जो व्यापार में जो दिलचस्पी थी वो भारत से ज्यादा इंडोनेशिया में थी। तो ये इसका उत्पादन करके, भारत में इसका उत्पादन करके इंडोनेशिया में इसका निर्यात किया करते थे। कौन? डच। लेकिन अंग्रेजों ने अफीम का जो निर्यात है वो कहां पर किया है? चीन के देशों के साथ किया है। इसलिए चीन और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो युद्ध हुए हैं वो अफीम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका बाजार अलग अलग था। अंग्रेजों के लिए अफीम का बाजार चीन में था, लेकिन डचों के लिए अफीम का बाजार इंडोनेशिया में था। और डचों ने काफी समय तक इस पर एकाधिकार बना के रखा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या थी। आगे चलते हैं, क्योंकि जिस दिन टॉपिक शुरू होता है उस दिन की जो सेट होता है उसमें व्याख्या काफी ज्यादा हो जाती है, और आगे के सेट के जो क्वेश्चन है उनके काफी आंसर उस पहले चैप्टर में ही निकल आते हैं। तो इसलिए इसको कंटिन्यू जुड़े रहिए। जो लोग नए इसमें जुड़ रहे हैं वो पीछे जाकर के सेट को जरूर देख लें। तो सेट नंबर 39 में ही सेट नंबर 40 की व्याख्या आपको डिटेल्स में मिल जाएगी, और जिसकी नीड है वो हम साथ साथ यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था या निष्कासित कर दिया था? ठीक है, पूछा गया है औरंगजेब द्वारा, क्योंकि जहांगीर ने भी एक अंग्रेज को जो है वो भारत से बाहर निकलने की बात कही थी। लेकिन यहां पर औरंगजेब द्वारा किस ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को बाहर जाने के लिए कहा था या भारत छोड़ने के लिए कहा था, ये आपको बताना है। ए ओंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर और डी सर निकोलस वेट। सही आंसर होगा बी सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड जो है अंग्रेज गवर्नर थे। तो औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया, और भारत से इसको निष्कासित करने के पीछे का जो कारण था, ये आदेश कब दिया औरंगजेब ने? 1689 में। 1689 में
89 ईस्वी में औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। और इसको ये कहा गया कि पश्चिमी समुद्री तट के जो मुगल बंदरगाह हैं, इन मुगल बंदरगाहों पर से आप दूर रहेंगे। और ये क्यों किया औरंगजेब ने ऐसा, इसके पीछे का भी कारण जानना है कि जो पश्चिमी तट था, जैसे ये जो पश्चिमी तट था भारत का, तो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपने व्यापार, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले सूरत में खोली थी, तो यहां पर इन्होंने सूरत में खोलने के बाद और 1668 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंबई को अपने व्यापार का केंद्र बनाया। ठीक है, पश्चिम में बंबई को व्यापार का केंद्र बना लिया था। तो ये वो समय है जब बंबई से पूरा केंद्र यहाँ पर पश्चिमी तट से व्यापार करते थे। और पश्चिमी तट अंग्रेजों के व्यापार के लिए बहुत ही लाभदायक था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूरे जो पश्चिमी तट था उस पर एक प्रकार से एकाधिकार करने का प्रयास किया। और यही वो जगह थी जहां से जो भारत के जो मुसलमान हैं वो हज यात्रा के लिए जाते थे। ठीक है, हज यात्रा के लिए यहाँ से जाते थे। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि किसको बाबुल मक्का कहा जाता था, तो वो हज यात्रा की वजह से ही कहा जाता था, वो सूरत बंदरगाह था। तो सूरत बंदरगाह या जो बंबई का जो पश्चिमी तट है, खासतौर से सूरत बंदरगाह के रास्ते से ही जो हज यात्री हैं वो जाते थे हज यात्रा के लिए। तो इस पूरे पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपना एक तरह से व्यापारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और यहां से हज यात्रियों को बहुत समस्या होती थी। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसने क्रोधित होकर के अंग्रेज गवर्नर को भारत से बाहर निष्कासित कर दिया और उस क्षेत्र को फ्री घोषित कर दिया था। ठीक है, पूरा घेराबंदी की यहां पर। और इसने क्या किया कि जो मुगल सेना थी, मुगल सेना ने जो चाइल्ड को जब बाहर निकलने के लिए कहा तो उसके बाद फिर माफी के बदले इसने 1.5 लाख रुपए लिए। जब इन्होंने माफी मांगी औरंगजेब से तो औरंगजेब ने बदले में इनसे 1.5 लाख रुपए प्राप्त किए। और जो पूरा 14 महीने की घेराबंदी के बाद तब जाकर के इनको मुक्त किया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है औरंगजेब के समय की। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ का मतलब होता है नियंत्रण या कंट्रोल। तो अंग्रेजों का बंगाल में जो कंट्रोल था, ये जो नियंत्रण था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन कौन से या कौन सा कथन सही है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, हमारा मार्क यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा सही है, कौन कौन से सही नहीं है। कूट में इनका बहुत महत्व होता है। ठीक है, 2 फैक्ट हैं, 2 पॉइंट है हमारे पास। इनको स्टडी करने के बाद हमें बताना होगा कि अंग्रेजों ने बंगाल में जो नियंत्रण किया था, जो कंट्रोल किया था, उसके संबंध में इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है। पहला है, जॉब चारनाक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जॉब चारनाक ने जो है यहां पर आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली है। और उसमें जो वहां की जमींदारी थी उसको प्राप्त करने के बाद उसने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की। तो पहला कथन एकदम सही है। दूसरा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण कराया। देखिए, एक है फोर्ट विलियम, एक है सेंट जॉर्ज। तो जो सेंट जॉर्ज है वो कहां पर है, मद्रास में है, और फोर्ट विलियम कहां पर है, ये कलकत्ता में है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना अंग्रेजों ने कराई थी, लेकिन इसी के पास जो है एक दुर्ग का निर्माण फ्रांसीसियों ने कराया था। ठीक, और इसी फोर्ट विलियम की किलेबंदी के मुद्दे को लेकर के सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया था, और उसी के संदर्भ में फिर आगे चल करके प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये इंसिडेंस आगे आएगा जब हम बंगाल पढ़ेंगे। तो इसके मामले में आंसर हमारा हो गया सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वर्ष जो 1690 ईस्वी का जो समय था, 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक जो है, ये इसके नेतृत्व में, जॉब चारनाक के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उस समय मुगल सरकार थी उनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद जॉब चारनाक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी जॉब चारनाक ने सुल्तानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। और इसे जब बंगाल के नवाब से परमिशन मिल गई थी जो इसको जॉब चारनाक को, उसी समय इसने इसका लाभ उठा करके बंगाल का जो सूबेदार था उसकी अनुमति से 1200 रुपए के बदले सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त कर ली। 1200 रुपए के बदले
3 गांव की जमींदारी इसको मिल गई। कौन कौन सा? सुतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता। तो सुतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता, इन तीनों गांव की पूरी जमींदारी मिलने के बाद इन तीनों को मिलाकर के जॉब चार्नक ने मॉडर्न कलकत्ता की स्थापना की। तो ये उसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये कलकत्ता में भारतीय साम्राज्य का केंद्र आगे चल करके ये बना, यही कलकत्ता जो है वो आगे चल करके बंगाल में पूरा व्यापार का केंद्र बना अंग्रेजों को, और काफी ज्यादा रिच था यहाँ से व्यापार करना। और इसी जो केंद्र था, कलकत्ता था, इसी की किलेबंदी जब की गई तो इसे फोर्ट विलियम कहा गया। फोर्ट यानी कि दुर्ग, तो इसे दुर्ग का रूप देने के लिए क्या किया गया? इसकी किलेबंदी की गई, और इसी कलकत्ता की किलेबंदी को पूरा जो करके इसको नाम दिया गया फोर्ट विलियम। ठीक है। इसी फोर्ट विलियम के पास में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दुर्ग का निर्माण कराया था, और फ्रांसीसियों ने बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके चंद्रनगर की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, चंद्रनगर की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रनगर की स्थापना जो है वो फ्रांसीसियों ने की थी बंगाल में। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये जो चंद्रनगर है ये फ्रेंच कंपनी का उप कार्यालय था भारत में व्यापार का। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? कल की वीडियो में एक पूरा मैप दे दिया गया था स्टार्टिंग में ही, और उस मैप में पूरा साइन बना करके आपको बता दिया था कि जो तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत के किस किस हिस्से में अपनी व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां स्थापित की थी, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो इसीलिए अलग अलग फैक्ट अगर दिए जाएंगे तो बहुत लंबा मैटर हो जाता है, इसीलिए उसको मैप के माध्यम से हमने आपको दिया है। तो वीडियो पर जाकर के मैप को आप पॉज करके उसमें ये इसका आंसर ले सकते हैं। तो वहां आपको पता चलेगा कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? ए सूरत में, बी पुलिकट में, सी कोचीन में, और डी कासिम बाजार में। तो आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि जो सूरत है यहां पर फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और यहीं पर एक चीज और आप देखेंगे कि सूरत में ही अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही भारत में अपना पहला जो कारखाना या फैक्ट्री स्थापित की वो कहां पर थी? सूरत में। और जो पुर्तगाली थे जो कि सबसे पहले भारत आए थे, उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? सबसे पहले कोचीन, और बाद में इसको 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा में शिफ्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सूरत। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने बताया था पूरी तरह से वहां की सरकार द्वारा कंट्रोल्ड व्यापारिक कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं। क्या अंतर है इनमें प्राइवेट और सरकारी में? प्राइवेट और सरकारी का होने का मतलब क्या है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी यूरोप की जिसने भारत में आकर के व्यापार किया, तो दैट वाज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी जिसने भारत में और बाकी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यापार किया है, वो सरकारी कंपनी इसलिए थी क्योंकि इसके 100% शेयर जो है वो किसके थे? फ्रांस की सरकार के थे। ठीक है। कोई भी संस्था हो, आज वर्तमान में भी कोई भी संस्था हो, अगर उसमें 100% जो भागीदारी है वो सरकार की होती है, 100% ओनरशिप का मतलब है उसमें जो पैसा लगा हुआ है वो सरकार का है, उस पर जो कंट्रोल है, उसका जो मैनेजमेंट है वो सब सरकार हैंडल करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं फुली गवर्न कंपनी या सरकारी कंपनी। ठीक है। लेकिन ये जो फ्रांस की कंपनी थी ये पूरी तरह सरकारी कंपनी थी क्योंकि 100% कंट्रोल और पैसा सरकार का लगा था फ्रांस की। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें ब्रिटिश सरकार, यानी कि उस समय सरकार का मतलब क्या था? राजवंश था, राजतंत्र था, तो सरकार का मतलब होता था राजा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी इसलिए थी क्योंकि उसमें जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी जिनके टाइम में ये कंपनी कंस्ट्रक्ट हुई है, तो महारानी एलिजाबेथ के अलावा जो ब्रिटेन के जो दूसरे कैपिटलिस्ट थे, पूंजीपति थे, उन्होंने भी अपना पैसा लगाया था इस ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जब सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा उसमें लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ का जो शेयर है, हिस्सेदारी है, वो
बाकी प्राइवेट जो उसके पार्टनर थे उनसे ज्यादा थी, इसलिए इस पर जो ज्यादा कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा ब्रिटिश सरकार का था, वहां की एलिजाबेथ का था। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसमें महारानी एलिजाबेथ के अलावा और भी पार्टनर थे, इसलिए उसको हम प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया, और आगे एक क्वेश्चन भी आएगा कि जो फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्यों फेल हो गई। उसके फेल होने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण यही था कि सरकार का जो उसमें इंटरवेंशन था, जो हस्तक्षेप था, वो हद से ज्यादा था। इस वजह से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाती थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी, क्योंकि इसमें जो ब्रिटेन की जो रानी थी या वहां के जो सम्राट थे वो डायरेक्ट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते थे। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमें बताना है कि जब फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय जो फ्रांस था उसमें कौन सा राजा था, कौन सा सम्राट था जो गद्दी पर बैठा था। ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में और डी लुई 16वें के शासनकाल में। तो राइट आंसर होगा ए लुई 14वें के शासनकाल में, यानी कि जो लुई 14 था उसके शासनकाल में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बनाया गया और इसको भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए भेजा गया। इसकी पूरी कहानी पीछे की हम अपने इसके 39 के जो सेट में है उसमें बता चुके हैं। तो लुई 14वें के शासनकाल में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई 1664 में, और ऑब्वियसली बात है चाहे जितनी कोई भी ये जो कंपनी थी मोटिव एक ही था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ट्रेड के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। ये जो लुई 14 था ये ऐसा शासक था, हम कह सकते हैं कि वाकई जो फ्रांस का इतिहास में है उसमें ये एक ऐसा अंतिम शासक था जो कि टैलेंटेड था, योग्य था, और इसलिए क्या किया कि जो फ्रांस का पूरा सिस्टम था उसको अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा था। और लेकिन इसके बाद जो लुई 15 आए हैं, लुई 15वें आए हैं, उन्होंने भी पूरा सेंट्रलाइजेशन कर रखा था, पूरा कंट्रोल कर रखा था। उसके बाद जो आया है लुई 16, ये लुई 16 जो है ये बड़ा निकम्मा टाइप का था, कोई काम वाम नहीं करता था। और इसकी जो महारानी थी वो भी, उनका क्वीन जो थी इनकी, वो उनका काफी ज्यादा इंटरफेरेंस था सिस्टम में, लेकिन कोई रिफॉर्म इन्होंने नहीं किया, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया। और इसीलिए जो है 1789 में यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तब फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? लुई 16वां। लेकिन जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। आगे हम बात करेंगे कर्नाटक वॉर। कर्नाटक वॉर की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो डिस्प्यूट्स थे, उनका कारण भी यूरोप से ही निकल के आ रहा है, और कैसे जो मैसूर है वो उसमें इन्वॉल्व हुआ, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यानी कि डिवाइड एंड रूल की जो हम बात करते हैं, बांटो और शासन करो, वास्तव में ये चीज हम ब्रिटिश के बारे में कहते हैं कि ब्रिटिश ने भारत में डिवाइड एंड रूल का जो रूल था उसको इंप्लीमेंट करके पूरा फायदा उठाया। लेकिन इसकी स्टार्टिंग, इसकी बिगिनिंग करने वाले ब्रिटिश नहीं थे, उनसे पहले ही किसी ने किया था ये। तो वो कौन था जिसने पहली बार भारत के जो नवाब थे, भारत के जो क्षेत्रीय शासक थे, उनके आंतरिक झगड़ों में इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके उसमें अपने जो एक तरह से अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास किया? हालांकि इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो आगे चल करके ब्रिटिश सरकार ने किया था। तो इनमें वो कौन है जिसने पहली बार भारत के भू क्षेत्रों में जो डिस्प्यूट थे और वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए राजाओं को आपस में लड़ाने का काम किया? एक राजा का पक्ष लिया, दूसरे का अपोज किया, कौन था वो? ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो था डुप्ले। और डुप्ले ने कहां पर हस्तक्षेप किया? हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच का जो डिस्प्यूट था, इस मामले में डुप्ले ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके डिवाइड एंड रूल की शुरुआत भारत में की, जिसे अंग्रेजों ने आगे चल करके तेजी से आगे बढ़ाया था। क्या किया था इसने? डुप्ले ने, ये जो डुप्ले था ये फ्रांसीसी था, पहले तो ये जान लें, ये फ्रेंच था, यानी कि फ्रांसीसी था। ठीक है, फ्रांसीसी था। और इसकी पूरी घटना आगे हम बताएंगे, कनेक्ट करने बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। ये जो ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, इसने क्या किया? ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत के आंतरिक मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप करने की जो नीति थी उसको आरंभ किया। भारतीय दरबारों में
इसने भारत के ही खर्चे पर भारत के ही राज दरबारों में यूरोपीय सेना को रखने की शुरुआत की, जिसे आगे चल करके जो वेलेजली है उसने आगे बढ़ाया सहायक संधि के रूप में। ठीक है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। हड़प नीति जो है वो किसने शुरू की थी? हड़प नीति जो है वो आगे चल करके, जैसे हड़प नीति के मामले में हम देखेंगे जिसमें अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे झांसी के साथ किया गया है ना, जैसे अवध के साथ किया गया, तो इसमें क्या करते थे ये लोग? पूरा सिस्टम को ही हड़प लिया करते थे, पूरे उस क्षेत्र को जहां का वाजिब उत्तराधिकारी नहीं है उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिया था, और ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज था, उसने भारत में जो सहायक संधि शुरू की थी जिसमें नवाब के खर्चे पर ही सेना रखी जाती थी और पूरे विदेश मामले जो है वो अंग्रेज अपने पास रखते थे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत डुप्ले ने की थी। तो डुप्ले ऐसा पहला व्यक्ति था यूरोप का जिसने भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया, और साथ ही साथ इसने भारत के ही खर्चे पर यूरोपीय सेना रखी। ये इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ठीक है, तो ये जो है डुप्ले, इसने यूरोपीय हितों के लिए भारत की राजनीति में प्रवेश किया था। ध्यान दीजिएगा, जो वेलेजली था, वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही था। ये जो सहायक संधि है इसके पीछे का मोटिव आपको समझना होगा। ठीक है, सहायक, इतिहास को कभी रट के पढ़ने का प्रयास मत करिए, ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा जा सकता है। अब तक आप ये सोचते थे कि इतिहास को रटना उस मजबूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास को आप जो है इसके साथ जो कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे, जो तमाम घटनाएं हुई हैं उनको लिंक करेंगे दूसरी घटनाओं के साथ, तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे आपको घटनाएं याद रहती हैं, और जब घटनाएं याद रहती तो उनका पूरा क्रम भी आप याद रख पाते हैं, और डेट्स भी अगर आपके सामने है तो वो याद आ ही जाती हैं। अदरवाइज केवल तारीखें याद करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये टाइम पर याद नहीं आएगा। इसलिए घटनाओं के माध्यम से तारीखें याद हो जाती हैं, तारीखों के माध्यम से घटनाएं याद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हैदराबाद, ये जो सहायक संधि थी जिसे वेलेजली लेकर के आया, ये किस डर की वजह से थी? इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज जो हैं यह कहते थे कि जो नवाब है वह किसी विदेशी शक्ति के साथ सीधे संबंध स्थापित नहीं कर सकता, बल्कि इनकी जो विदेश नीति है उस पर, इनकी विदेश नीति पर पूरी तरह से कौन अधिकार करेगा? अंग्रेज अधिकार करेंगे, और इनकी सुरक्षा के लिए एक सेना रखेंगे जिसका पूरा खर्चा खुद नवाब उठाएंगे, और नवाब का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वो दरबार में, नवाब के दरबार में, अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि है वो नवाब के दरबार में बैठेगा और वहां की दैनिक गतिविधियों की जानकारी ब्रिटेन को देगा। ये चीज इन्होंने वेलेजली ने शुरू की थी। एक तरह से भारत के आंतरिक मामलों में ये सीधा हस्तक्षेप था। तो ये किस डर की वजह से अंग्रेजों ने ऐसा किया था, उस डर के बारे में सुनिए। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन जो है, फ्रांस और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरोप में काफी वर्षों तक युद्ध किए हैं, अलग अलग मैटर को लेकर के अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए इन देशों ने लड़े हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुए हैं? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुए हैं किसके बीच में? ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुए हैं। अपने प्रभुत्व की लड़ाई थी, साम्राज्यवाद की लड़ाई थी, और ये आपस में जब लड़ते थे यूरोप में, अब क्योंकि दोनों ने अपनी व्यापारिक कंपनी भारत में भी खोल रखी थी, तो जैसे जैसे यूरोप में इनके बीच का तनाव बढ़ता था, वैसे वैसे भारत में भी इनके बीच का तनाव बढ़ता था। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो फ्रांस की कंपनी थी, जब फ्रांस में नेपोलियन आया है, फ्रांस की जब क्रांति हुई है 1789 में, 1789 की जो फ्रांस की क्रांति मैंने बताया, उस समय लुई 16 शासक था, तो शासन की लापरवाही के विरुद्ध वहां की जनता ने जबरदस्त क्रांति की। ये उस समय यूरोप में होने वाली पहली और सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी, सोशल रेवोल्यूशन था ये। ठीक है, इससे पहले जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था। अमेरिकी क्रांति जो है वो हुआ है 1776 में, 1776 में, और उसके बाद जो है 1789 में, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई। दोनों क्रांतियों का उद्देश्य अलग था। अमेरिका की क्रांति अमेरिका में ब्रिटेन के आर्थिक एकाधिकार
के विरुद्ध होने वाली लड़ाई थी, जिसको हम आर्थिक क्रांति कहते हैं। लेकिन जो ये फ्रांस की क्रांति थी, इसमें फ्रांस की जनता ने फ्रांस के शासन के विरुद्ध जाकर के युद्ध किया, क्रांति की और सिस्टम को बदलने का प्रयास किया, क्योंकि वहां का जो मिडिल क्लास था वो वहां के अपर क्लास से बहुत ज्यादा नाराज था। टैक्स इश्यूज थे, रिलीजियस इश्यूज भी थे, सोशल इश्यूज भी थे, बहुत सारे इश्यूज थे फ्रांस की क्रांति में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। तो जब 7 इयर्स वॉर चल रहे थे, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो इन युद्धों में फ्रांस को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि ब्रिटेन उस समय आर्थिक रूप से समृद्ध था। दुनिया भर के व्यापार पर धीरे धीरे ब्रिटेन का अधिकार हो रहा था, काफी ज्यादा पैसे भी कमा रहे थे। आंतरिक स्तर पर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति चल ही रही थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। तो इंग्लैंड के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जब पैसा पर्याप्त था तो उनके पास आर्मी भी थी। और जाहिर सी बात है, अगर आपको समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना है तो आपके पास नेवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और उस समय पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में सबसे स्ट्रांग नेवी जो है वो ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन ने अपनी इसी स्ट्रांग नेवी का प्रयोग करके पूरे जो समुद्री व्यापार था उस पर मोनोपोली कर रखी थी, एकाधिकार स्थापित कर रखा था। फ्रांस इसी को तोड़ना चाहता था, क्योंकि फ्रांस भी अब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के दायरे में आ रहा था। उसको भी नए मार्केट चाहिए थे, उसको भी नए उपनिवेश चाहिए थे। तो ऐसे ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में उपनिवेश की जो लड़ाई है वो अमेरिका में भी चल रही थी, और इनके अलावा दूसरे देश भी थे जो अमेरिका में अपने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जब 7 ईयर वॉर्स में अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा दिया तो फ्रांस इसका बदला लेना चाहता था, और यह मौका उसको मिला अमेरिका की क्रांति में। जब अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, तो वहां पर फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, और फ्रांस ने अमेरिका के साथ मिलकर के ब्रिटेन को हराया। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में सबसे पहली बार ब्रिटेन को किसी ने हराया, दैट वाज अमेरिका। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने ब्रिटेन को हराया, और जब ब्रिटेन हारा तो उसको सबसे ज्यादा धक्का लगा कि उसकी जो एक प्रेस्टीज बनी हुई थी दुनिया में वो खत्म हो गई, कि वो कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, हम इतने स्ट्रांग हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो अमेरिका ने उनका ये जो घमंड है वो तोड़ दिया था, और उसमें साथ दिया था किसने? फ्रांस ने। ठीक है, जब फ्रांस ने अमेरिका की क्रांति में अमेरिका का साथ दिया तो 4 जुलाई 1776 जो है ये अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। और उसके बाद वहां पर जो हालात हुए उसके बाद अमेरिका आजाद हो गया। आजाद का मतलब है कि अब अमेरिका के व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार समाप्त हो गया। ये आजादी का मतलब है अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद अब नंबर आता है फ्रांस का। अमेरिका की क्रांति में फ्रांस की सेना ने ये सीखा, वहां की जनता ने ये देखा कि अगर हम एकजुट होकर के लड़ते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी हम परास्त कर सकते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर और तमाम जो दार्शनिक थे, चाहे वो रूसो हो, वोल्टेयर हो, मोंटेस्क्यू हो, इन सबसे प्रभावित होकर के जो फ्रांस की जनता थी वो एक साथ आई और लुई 16 के अगेंस्ट उन्होंने क्रांति की 1789 में। इन सारे मामलों में फ्रांस आर्थिक रूप से बहुत बेदम हो चुका था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति के बाद एकदम अफरा तफरी का माहौल आया फ्रांस में, और इसी का फायदा उठा करके नेपोलियन जैसा डिक्टेटर मिला फ्रांस को। नेपोलियन जो है डिक्टेटर तो था, लेकिन उसकी डिक्टेटरशिप शुरुआत में पब्लिक वेलफेयर में थी, लोगों की भलाई के लिए थी, तो लोगों ने नेपोलियन का बहुत सपोर्ट किया। नेपोलियन दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेकर के आया, जिसने बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टिव वर्क थे उनके थ्रू न केवल फ्रांस को, इवन उसने यूरोप को भी रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया, पुनर्निर्मित करने का काम किया। तो नेपोलियन की जो प्रयास थे, सुधार के प्रयास थे, उसकी वजह से वहां की जो जनता थी उसने सपोर्ट किया। अब नेपोलियन का एक ही उद्देश्य था ब्रिटेन को परास्त करना, और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने क्या किया, जो यूथ था, जो युवा थे, उनका यूनियन बनाना शुरू किया, क्लब बनाने शुरू किए। आप उसको जानते हैं, उस क्लब का नाम भारत की राजनीति। ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि इस कहानी का सीधा संबंध हमारे आधुनिक भारत की कहानी से है, इसलिए हम फ्रांस से, यूरोप से आपको जोड़ने के लिए कहानी सुना रहे हैं। जब ये घटनाक्रम हुआ है तो उस समय जो नेपोलियन था वो चाहता था कि वो किस तरह से ब्रिटेन को घेरे और ब्रिटेन को परास्त करे। डायरेक्ट सीधे सीधे तो ये ब्रिटेन को परास्त कर नहीं सकता था, इसलिए इसने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र कहो या उसकी स्ट्रैटेजी करो, कूटनीति कहो, इसने भारत के साथ भी अपने संबंध जोड़ने का प्रयास किया। और नेपोलियन ने क्लब बनाए थे जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो है ऐसे क्लब थे जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता था जो ब्रिटिश विरोधी थे
और यंग थे, एनर्जेटिक थे, जो ब्रिटेन के विरुद्ध जाकर के संगठित होकर के कुछ करना चाहते थे। तो नेपोलियन ने ऐसे क्लब स्थापित किए और भारत में इसी प्रकार के क्लब स्थापित करने वाला पहला राज्य जो था वो मद्रास, और पहला जो शासक था वो था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की नेपोलियन के साथ सीधी दोस्ती थी, बहुत ध्यान से समझना। नेपोलियन के साथ टीपू सुल्तान की सीधी फ्रेंडशिप थी और नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच में पत्र व्यवहार भी हुआ है। और इस पत्र व्यवहार के माध्यम से नेपोलियन और टीपू सुल्तान मिलकर के ब्रिटेन के विरुद्ध कूटनीतिक प्रयास कर रहे थे। नेपोलियन ये जानता था कि ब्रिटेन की शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो भारत है, क्योंकि भारत से जो स्ट्रेंथ मिलती है, खासतौर से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो मिलती है, अगर इसको काट दिया जाए तो ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और ब्रिटेन को पूरे यूरोप में घेरने के लिए नेपोलियन ने पूरी एक महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेकर के आया था, जिसमें पूरा उसका उद्देश्य था कि पूरे जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वहां पर ब्रिटेन के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया जाए, ताकि ब्रिटेन टूट जाए, उसकी नेवी कमजोर पड़ जाए, वहां मंदी आ जाए और उसको समाप्त करना आसान हो जाए। इसी के तहत जब अंग्रेजों को, ब्रिटेन को जब यह पता चला कि टीपू सुल्तान जो है वो चोरी छुपे नेपोलियन के साथ दोस्ती कर रहा है, दोस्ती का व्यवहार कर रहा है, और नेपोलियन के साथ दोस्ती के रूप में एक यहां वृक्ष भी लगाया, दोस्ती का वृक्ष भी लगाया था टीपू सुल्तान ने। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब अंग्रेज समझ गए थे कि हमें भारत के जो क्षेत्रीय शासक हैं इनकी विदेश नीति को अपने कब्जे में करना जरूरी है। और इसी को ध्यान में रख करके वेलेजली जो है ये पूरी कहानी लेकर के आया। और इसकी शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने। ध्यान देना, डुप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना करके अपने लिए जगह बनाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने इसी चीज को तोड़ने के लिए सहायक संधि अपनाई और इसी सहायक संधि के द्वारा इन्होंने अब भारतीय शासकों के, भारतीय राज्यों के जो विदेश मामले हैं वो अपने, यानी कि अब जो राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेंगे उनकी विदेश नीति अब वो राज्य नहीं बल्कि स्वयं ब्रिटिश सरकार हैंडल करेगी, चाहे वो बिटवीन कंट्री हो या बिटवीन स्टेट हो। बहुत इंपॉर्टेंट था ये पूरा व्याख्या जो आपने सुनी है, आगे बहुत काम आने वाली है। तो ये चीज जो है डुप्ले ने शुरू की थी, जिसके अगेंस्ट ब्रिटेन ने कदम उठाया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वे दक्कन में, दक्कन क्या है? सुदूर दक्षिण और उत्तर के बीच का जो एरिया है वो दक्कन कहलाता है, जो वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। जब भी दक्कन का नाम आए तो वर्तमान महाराष्ट्र से इसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? ए, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। और डी, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। राइट आंसर होगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। डुप्ले एक बहुत योग्य सेनापति था। भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध कोई मतभेद नहीं थे और पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, कोई समस्या नहीं थी। प्रॉब्लम यहां थी कि अंग्रेजों की जो फौज थी, खासतौर से इनकी जो नेवी थी, जो नौसेना थी इनकी, ये बहुत स्ट्रांग थी। और नौसेना में ही दो चीजें आती हैं, एक तो ये पूरा जहाज या जो व्यापार है, समुद्री व्यापार है, उसको नियंत्रित करते थे और युद्ध की स्थिति में भी ये सहायक होते थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस प्रकार की शक्ति फ्रांस के पास अभी नहीं थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्न में से कौन सा एक कारण था? यानी कि भारत में फ्रांसीसी सफल नहीं हो पाए, इसके पीछे क्या कारण था? कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। ए, उन्होंने चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तरफदारी की। ये बात हो रही है जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में गद्दी को लेकर के विवाद था, उसकी बात हो रही है। बी, डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया। सी, उन्होंने भारतीय शक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र किए। और डी, उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। बिल्कुल सही आंसर है ये डी। अभी अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार की व्यापारिक आजादी ईस्ट इंडिया कंपनी के, आप सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई। क्यों? क्योंकि ये एक निजी कंपनी थी, लेकिन ये जो
फ्रांसीसी कंपनी थी ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी और इस पर फ्रांस की सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण था। तो इसको ना तो फैसले लेने की अनुमति थी, जो वहां से आदेश आता था उसी को इम्प्लीमेंट करते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण था इनके असफल होने का, हालांकि अन्य कारण भी महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वॉन्डीवॉश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? पीछे युद्ध की लिस्ट दी गई है कल वाली सेट में, तो उसमें ये वॉन्डीवॉश का युद्ध भी आया है। वॉन्डीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ए फ्रांसीसियों को, बी स्पेन को, सी मैसूर को और डी कर्नाटक को। तो सही आंसर हो जाएगा ए फ्रांसीसियों को, यानी कि 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को जो भारत के व्यापार से, भारत की राजनीति से बेदखल कर दिया अंग्रेजों ने, बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली इतनी बड़ी शक्ति कम से कम नहीं थी। ठीक है, और ये जो युद्ध है, ये युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए हैं उन्हीं का परिणाम था, और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, तृतीय, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये लास्ट कर्नाटक युद्ध था। और इस युद्ध में वॉन्डीवॉश नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ है और हमेशा के लिए फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने परास्त करके भारत के व्यापार और भारत की राजनीति से बेदखल कर दिया। जब यह युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन की जीत हुई, फ्रांस इसमें पराजित हुए। उसके बाद 1763 ईस्वी में 1763 में पेरिस की संधि हुई। ठीक है, पेरिस की, फ्रांस में पेरिस की संधि हुई। और ये जो पेरिस की संधि थी, इस पेरिस की संधि के द्वारा केवल चंद्रनगर को छोड़ करके जो जितने भी क्षेत्र थे जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, उनमें से केवल चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी सभी फ्रांसीसी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए गए। और इसी के साथ ही भारत में फ्रांस की जो एक तरह से राजनीतिक शक्ति थी वो सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। ये फ्रांस के लिए अच्छा समय नहीं था। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का समय खत्म हो गया था, लेकिन इसी के बाद जब नेपोलियन आया है ना, तो उसने भारत के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया। क्योंकि ये जो 1763 की जो पेरिस की संधि है, इसके बाद हुआ है फ्रांस की क्रांति 1789 में, और उसके बाद नेपोलियन आया है। ठीक है, तो नेपोलियन की घटना काफी बाद की हुई है, इसको ऐसे आप कंफ्यूज मत होना। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वॉन्डीवॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। जब ये वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ था तो फ्रांस की सेना का कमांडर कौन था, ये आपको बताना है। ए काउंट लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी डुप्ले और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए काउंट लाली। काउंट लाली या लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने युद्ध किया और इसमें फ्रांस पराजित हुआ। ये बताया इसके बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वो आयरकूट, सर आयरकूट ने किया, ये भी पूछा जाता है। तो सर आयरकूट कौन थे? ये ब्रिटिश सेनापति थे, ब्रिटिश सेनापति थे। और ये जो कैप्टन लाली जो है ये फ्रांसीसी सेनापति था। और इन दोनों के बीच में कमांडरशिप में ये वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ, जिसमें आयरकूट की जीत हुई और इनकी लाली की पराजय हुई। ठीक है, बाकी घटनाएं हमने आपको बताई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो आंसर बिल्कुल साफ है, कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक युद्ध और उनके बाद होने वाली जो संधियां हैं ये काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ है 1776 से 1748, 1776 से ये होगा 1746 से 1748 के बीच में 2 वर्षों तक ये युद्ध चला है। 1746 टू 1748 में ये युद्ध चला है। और इस युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जब यूरोप में मतभेद हुए कि ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर के, वहां की गद्दी पर किसे बिठाया जाए, इस मुद्दे को लेकर के जब यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे, तो इसी बात को लेकर के भारत में
कर्नाटक राज्य में इन दोनों के बीच। इन युद्धों का नाम कर्नाटक युद्ध क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि ये कर्नाटक में लड़े गए थे, लेकिन इसमें जो लड़ने वाले थे वे यूरोपीय शक्तियां थी। तो यूरोप में जब भी कोई घटना घटती थी ये लोग भारत में लड़ते थे। ठीक है, तो पहला युद्ध जो है कर्नाटक का वो इस बीच हुआ है। कारण क्या था? जो ऑस्ट्रिया है वहां के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के। और इसकी समाप्ति कब हुई है? ए ला शापेल की संधि हुई है 1748 में। तो ए ला शापेल, ये भी प्रश्न आगे है, ए ला शापेल की संधि के बाद ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। ठीक है, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ है इसका समय है 1749 टू 54, 1749 टू 1754। ठीक है, ये दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और इसका कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को लेकर के ये युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध। और इसकी समाप्ति हुई है पौंडचेरी की संधि से। ठीक है, पौंडचेरी की संधि से ये दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त हुआ। इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है इसका टाइम है, जैसे इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ है। और इसका जो समय है 1756 टू 63, यानी कि 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी में। और 1763 ईस्वी में वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने इसको फ्रांस को जो है पराजित कर दिया। और पेरिस की संधि, और इसका कारण क्या था? इस युद्ध का जो कारण था वो सप्तवर्षीय था। ठीक है, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे यूरोप में, किसके बीच में? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। इसी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही ये वाला युद्ध हुआ है तीसरा। और इसी युद्ध की समाप्ति कैसे हुई है? पेरिस की संधि से। बताया था अभी हमने, पेरिस की संधि के बाद ये हुआ है। और इस पेरिस की संधि में भारत में जितने भी पौंडचेरी, जितने भी फ्रांसीसी सेंटर थे उनमें से केवल चंद्रनगर को छोड़ करके बाकी सब अंग्रेजों ने हड़प लिया। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक या प्रथम कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था? अभी पीछे बताया था, तो आंसर समझ में आ रहा होगा। ए, कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की भागीदारी। बी, अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर निकालने की डुप्ले की महत्वाकांक्षा। सी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच व्यापार प्रतिस्पर्धा। और डी, ऑस्ट्रियाई राज्य, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रियाई राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसके कारण ब्रिटेन एवं फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे से शत्रु बन गए थे। राइट आंसर होगा डी। और ये जो पहला वाला कारण है ना, पहला वाला, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं बल्कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वाली जो लिस्ट है हमारी सेट है, इसमें केवल 17 ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू हो गया था। तो हमने नए चैप्टर से 3 नए क्वेश्चन लेकर के हमने सोचा ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब नई चैप्टर शुरू करते हैं तो वहां पर थोड़ी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए इस सेट में हमारे केवल 17 ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन या कौन कौन से कथन सही हैं? एक्स ला शापेल की संधि के बारे में अभी हमने बात किया था, तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से जो कथन है वो सही है। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको पता है इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध ये एक्स शापेल की संधि के बाद ही समाप्त हुआ था। और दूसरे वाले में विचार करना है कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब एक्स ला शापेल की संधि हुई है तो समझौता, लेकिन ध्यान रखना जो चंद्रनगर को छोड़ करके सारे फ्रांसीसी क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए हैं वो एक्स लापेल की संधि से नहीं मिले हैं, बल्कि वो वॉन्डिवॉश के युद्ध के बाद होने वाली पेरिस की संधि के बाद मिले हैं। और ये संधि उससे पहले हुई थी। तो आपको यहां पर बताना है कि जब ये संधि हुई यानी कि 1748 की संधि में कौन कौन से इनको क्षेत्र जो मद्रास है क्या ये अंग्रेजों को वापस मिल गया था, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मद्रास इनको मिला था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो युद्ध था जाहिर सी बात है ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई थी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच की। और इसका जो डायरेक्ट जो कारण था, जो तात्कालिक कारण था वो क्या था,
महत्वपूर्ण कारण तो ऑस्ट्रिया की गद्दी पर बिठाने को लेकर था, लेकिन तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था जो भारत में जो अंग्रेज एडमिरल था बर्नेट, तो अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज को अपने अधिकार में कर लिया और इसी बात से नाराज होकर के, क्योंकि नाराजगी तो पहले से चल रही थी यूरोप में, तो एक छोटी सी चिंगारी भारत में इन दोनों के बीच में हुई और ये युद्ध हो गया। और इस युद्ध के बाद जो है जो मद्रास है वो दे दिया गया अंग्रेजों को, ठीक है, मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया। सेंट जॉर्ज इसी मद्रास में था, पीछे इसकी बात हुई है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां एवं गोदाम स्थापित किए। ठीक है, जो गजपति शासक हैं ये उड़ीसा में थे। तो अभी हम देखेंगे ये कथन सही है या नहीं डचों के मामले में। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए ये वाला जो पहला वाला है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गजपति शासकों का समय पहले था और डच जो हैं ये बहुत बाद में आए हैं, ये तो गलत है। ये वाला बिल्कुल सही है, पीछे हम बता चुके हैं। अल्बुकर्क ने 1510 में जो है वो गोवा को जीता था बीजापुर सुल्तान से, और ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में जो है विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन कल भी आया था तो उसकी चर्चा वहां पर हो गई है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। जो भारत में आए हैं यूरोपीय यात्री उनके बारे में पूछा गया है। पहला है, सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई। दूसरा है, पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। और तीसरा है, कश्मीर की अपनी यात्रा फादर मॉन्सरेंट ने अकबर के साथ की थी। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें ये जो आंसर है ये इसमें एक एक करके देखते हैं। कश्मीर की अपनी यात्रा फादर मॉन्सरेंट ने अकबर के साथ की थी, ये बिल्कुल सही है। जब अकबर अपने काबुल अभियान से आ रहा था तो वहीं पर ये उसी समय पर ये यात्रा हुई है। इसके अलावा पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकालने का कारण पुर्तगालियों का उकसाना नहीं था, बल्कि हॉकिंस पर यह आरोप लगाया गया था कि हॉकिंस ने जहांगीर की मां का अपमान किया है। इस आरोप में हॉकिंस को जो है मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया था, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। और सर थॉमस रो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है, ये सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक युद्ध से है, एक पानीपत का युद्ध भी है, इसको बताना कौन सा सही नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 to 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 15 से 50 से 62, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1558 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसके बारे में आप जानते सही हैं, ये सही है। आंसर बी और सी में होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जब हमें लगता है कौन से बिल्कुल सही हैं उनको अलग कर दो और जिनमें डाउट होता है उनको छोड़ दो, और उनके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद फिर आप बता दोगे कि इनका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इनमें काफी सिमिलरिटी है डेट में। तो ये आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सही है। आप देखेंगे इसमें कि जो ये आपका ये वाला जो है ये गलत है, इसलिए सही नहीं ये होगा। तृतीय युद्ध
इस बीच में हुआ था और इसी में 63 में, हालांकि 60 में हुआ था, 60 में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये जो पेरिस की संधि तक इसको लेकर के गए हैं, ये इसलिए यहां तक आया है। ठीक है, पेरिस की संधि तक का टाइम इसमें ले लिया है 63 तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और बताइए कि इनमें से कौन कौन सी अंग्रेजों की भारत को देन थी। अंग्रेजों ने भारत को इनमें से क्या क्या दिया। पहला है मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व यानी कि टैक्स का निर्धारण। दूसरा है युद्ध में चलती फुर्ती तोपों का उपयोग। तीसरा है तंबाकू तथा लाल मिर्चों की खेती। तो कल का एक क्वेश्चन आया था कि पुर्तगाली भारत में कौन सी खेती लेके आए, वह मैंने बताया पुर्तगाली भारत में तंबाकू, लाल मिर्च और आलू की खेती लेकर के आए। तो ये तो गलत हो गया, अंग्रेज नहीं बल्कि ये पुर्तगालियों ने दी है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग अंग्रेजों ने नहीं बल्कि सबसे पहले मुगलों ने किया है ना। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया है, तो ये भी अंग्रेजों की देन नहीं है। मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर टैक्स वसूली का काम ये भारत में शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ये भी अंग्रेजों की देन नहीं है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ये थे हमारे आज के 17 क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 17 क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो अब आगे क्षेत्रीय राज्य शुरू होंगे, यानी कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो क्षेत्रीय शासकों के रूप में कौन कौन से थे, जैसे मैसूर थे, अवध थे, बंगाल थे। तो बंगाल से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है।